हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं लक्ष्य क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और अपन आज इस सेशन में बात करने वाले हैं 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। उन स्टूडेंट्स के लिए लक्ष्य क्लासेज चला रहा है सीकर सीरीज के नाम से यूट्यूब के ऊपर क्लासेज, और उसमें आपको करवाया जा रहा है चैप्टर वाइज के अनुसार MCQs का सॉल्यूशन। तो 2 चैप्टरों का सॉल्यूशन अपन ने देख लिया है। आज इस क्लास के अंतर्गत बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो है जनन स्वास्थ्य। तो इस चैप्टर के मोस्ट 25 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि आपके लिए 12th जो बोर्ड एग्ज़ाम आने वाला है 2025 उस एग्ज़ाम के लिए, चाहे CUT का एग्ज़ाम हो जाए, चाहे BSc नर्सिंग का एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ामों के लिए आपके लिए जो ये MCQs है ये बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अब ये लास्ट टाइम चल रहा है 12th स्टूडेंट्स के लिए, तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने जो अपनी तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली है। तो अब उनको मोस्टली जितने भी जो MCQs है या जो लाइन और क्वेश्चन है उनके ऊपर उनको प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि उनका कंसेप्ट बिल्डअप हो सके। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं अपन, और पहला क्वेश्चन देखते हैं वो कौन सा होने वाला है। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये जितने भी MCQs लिए हैं मैंने वो सभी NCERT बेस्ड है, यानी कि NCERT के बाहर कोई क्वेश्चन इसमें से आपको नहीं है। तो आपको कंसेप्ट समझना है कि कैसे MCQs में क्वेश्चन बनेगा और उसका आंसर अपने को कैसे देना है। तो पहला क्वेश्चन है अपना, वो है व्हाट इज फंक्शन ऑफ कॉपर आयंस इन कॉपर रिलीजिंग IUD यानी कि इंट्रा यूटेरियन डिवाइस, यानी कुछ ऐसी डिवाइसेज होती है जिनको गर्भाशय के अंतर्गत लगाया जाता है। तो उनमें से एक IUD है जो कि कॉपर रिलीज करती है, यानी कि जो तांबा होता है वो रिलीज करती है। तो उसका क्या कार्य है? तो तांबा त्याग के IUD में कॉपर आयनों का क्या कार्य होता है? तो जो ये कॉपर आयन होते हैं ये क्या करते हैं, शुक्राणुओं की जो गतिशीलता है, शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर देते हैं, और शुक्राणुओं के अंतर्गत जो निषेचन करने की क्षमता होती है उसको भी रिड्यूस कर देते हैं, जिसके कारण यानी कि अपन कुछ समय के लिए क्या हो सकते हैं, गर्भधारण होने से बच सकते हैं। तो यानी कि इनका कार्य क्या है, शुक्राणुओं की गतिशीलता को और शुक्राणुओं की जो निषेचन क्षमता है, फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है, उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो ये है कॉपर IUD में जो कॉपर रिलीज हो रहा है उसका कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एम्ब्रियो विद मोर देन 16 ब्लास्टोमेयर्स फॉर्म ड्यू टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज ट्रांसफर्ड इनटू, यानी अंतःपात्रे निषेचन जो इन विट्रो टेक्निक है उसमें यदि 16 से अधिक ब्लास्टोमेयर्स के साथ भ्रूण बना हुआ है तो उसको स्थानांतरित कहाँ किया जाएगा? तो ध्यान रखना 8 से 8 तक आता है, 8 तक आता है तो उसको कहाँ किया जाएगा? अंडवाहिनी के अंतर्गत, अंडवाहिनी के अंतर्गत। और 8 से अधिक होता है, 8 से अधिक, यदि 8 से अधिक होता है तो उसको किया जाएगा गर्भाशय के अंतर्गत। विशेष ध्यान रखना है गर्भाशय के अंतर्गत। तो यहां ध्यान रखना, यदि अंडवाहिनी में कर रहे हैं तो जायगोट कह रहे हैं इसको, इंट्रा फेलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, तो यानी जिप्ट, और इसको करेंगे इंट्रा यूटेरियन ट्रांसफर, यानी गर्भाशय में कर रहे हैं। 8 ब्लास्टोमेयर तक को तो कहाँ करेंगे? अंडवाहिनी में, तो उसको कहेंगे जिप्ट। और 8 से अधिक है तो उसका स्थानांतरण किया जाएगा गर्भाशय में और उसको कहेंगे IUT। तो इसमें ध्यान रखना कहाँ स्थानांतरित किया जाएगा उसको? गर्भाशय के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलवेदन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जो है एमनियोसेंटेसिस जो टेक्निक है उसके संदर्भ में क्या गलत है? पहले ये ध्यान रखनी है, एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियोटिक जो फ्लूइड होता है उसको लेके और जांच की जाती है। तो उस टेक्निक को क्या कह रहे हैं अपन? एमनियोसेंटेसिस यानी उलवेदन कह रहे हैं। इसका उपयोग प्रसव पूर्व लिंग निर्धारण के लिए किया जाता है। इसका उपयोग डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग भंग तालु का पता लगाने के लिए किया जाता है।
क्लेफ्ट प्लेट के लिए यह आमतौर पर तब किया जाता है जब एक महिला 14 से लेके और 16 सप्ताह की गर्भवती हो जाती है। तो ध्यान रखना अपने को, विशेष रूप से अपने को क्या ध्यान रखना इसमें, जो जन्म लेने से पहले जो बच्चे हैं उनके जन्म से पहले जो सिंड्रोम यानी आनुवांशिक विकार हो जाते हैं तो उनका पता लगाने के लिए अपन इस टेक्निक की जांच करते हैं। तो जो डाउन सिंड्रोम है ये भी क्या एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जो अपन पढ़ते हैं, जो अपना जेनेटिक्स का जो चैप्टर है उसके अंतर्गत भी डिटेल में पढ़ा हुआ अपने डाउन सिंड्रोम, इसके ऊपर और उस चैप्टर में बात करेंगे। तो यानी कि आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। यह भी ध्यान रखना है इस टेक्निक के लिए लिंग निर्धारण यानी लिंग की जांच करने के लिए भी इस टेक्निक का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये कानूनी रूप से प्रतिबंध है, यानी कि यदि ऐसा किया जाता है तो उसको कानूनी रूप से सजा होने की संभावना रहती है। तो यानी कि जो अपन जन्मजात जो डिसऑर्डर है उनका पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस टेक्निक काम में लेते हैं। यदि अपने को पता लग जाता है कि वो किसी विकार से ग्रसित है तो उसका अपन शुरुआती अवस्था में उपचार ट्रीटमेंट कर सकते हैं, इसलिए ये टेक्निक विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निसंतान दंपति को यानी कि ऐसा दंपति ऐसा जोड़ा है जिसके पास संतान नहीं है, वो जिप्ट नामक तकनीक के माध्यम से बच्चा पैदा करने में सहायता की जा सकती है। इस तकनीक का पूर्ण रूप है, तो जिप्ट का पूरा नाम क्या है? देखो यहां दो वर्ड चलते हैं, एक तो है GIFT और एक है ZIFT। इसका पूरा नाम क्या है? गेमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इसमें क्या करेंगे, युग्मक कौन सा है? वो है अंडाणु। इस युग्मक अंडाणु को ट्रांसफर कर दिया जाता है कहां पर? फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ऐसी संतानें जो अंडाणु उत्पन्न करने में असमर्थ होती है लेकिन वो निषेचन करने में और गर्भ को विकसित करने में यानी कि उपयोगी है, यानी कि उनमें अंडाणु उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है लेकिन निषेचन करने की क्षमता और गर्भ को विकसित करने की क्षमता है, तो वो जो महिला है वो जिप्ट टेक्निक के द्वारा संतान प्राप्त कर सकती है। जो ZIFT है इसमें क्या करते हैं? जाइगोट, इसके अंतर्गत क्या करते हैं? जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। इस टेक्निक में क्या करते हैं? इन विट्रो के माध्यम से यानी कि शुक्राणु और अंडाणुओं का निषेचन परक नली में करवा लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप जायगोट यानी युग्मनज डेवलप हो जाता है। उस युग्मनज को यदि 8 अवस्था है, 8 भ्रूणीय अवस्था है, कोशिकीय अवस्था, ब्लास्टोमेर स्टेज है, तब तो अंडवाहिनी में स्थानांतरित कर देंगे उसको, और यदि नहीं है वो 8 से ज़्यादा हो गया है तो फिर उसका गर्भाशय में स्थानांतरित करवाया जाएगा। तो दोनों टेक्निक में ध्यान रखना, यहाँ युग्मनज का स्थानांतरण कर रहे हैं और यहाँ जायगोट का स्थानांतरण कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है, यहाँ गेमेट का कर रहे हैं और यहाँ जायगोट का कर रहे हैं। तो ध्यान रखना इसमें क्या है, इसका पूरा नाम पूछा है जिप्ट का, तो गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गेमेट इंसेमिनेशन, गेमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी जो दूसरा है युग्मक अंतःडिंबवाही स्थानांतरण, इसका ये पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय उच्छेदन में शल्य क्रिया द्वारा क्या हटाया जाता है? देखो अपने कोर्स में 2 है, एक तो है ट्यूबेक्टोमी और एक है वेसेक्टोमी। इसके अंतर्गत तो क्या हटाया जाएगा? फैलोपियन ट्यूब को काटा जाएगा, फैलोपियन जो ट्यूब है उसको काटा जाएगा, और इसके अंतर्गत
जो वासा डिफरेंशिया है उसको काटा जाएगा। और यहां एक आ गया है कौन सा, हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी, इसके अंतर्गत जो यूट्रस है गर्भाशय, यूट्रस गर्भाशय को हटाया जाता है। तो ध्यान रखना है, गर्भाशय को हटाने, ये दो अपने कोर्स में उससे रिलेटेड अपने एक टर्म आ रही है हिस्टेरेक्टोमी। तो हिस्टेरेक्टोमी में क्या करेंगे, यूट्रस को हटाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबेक्टोमी इज ए मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन विच, अभी जो जिक्र कर रहा था मैं ट्यूबेक्टोमी में, डिम्ब वाहिनी नलिका उच्छेदन नसबंदी की एक विधि है जिसमें क्या किया जाता है, ट्यूबेक्टोमी यानी ट्यूब, ट्यूब से एक ही वर्ड अपने, वो कौन सा है, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब को ही क्या कर रहे हैं, अंडवाहिनी या डिम्ब वाहिनी कर रहे हैं। तो डिम्ब वाहिनी नलिका के छोटे हिस्से को हटा दिया जाता है और उसको बांध दिया जाता है। तो इसका आंसर होने वाला है फर्स्ट, जो डिम्ब वाहिनी है उसको काट के और उसको बांध दिया जाता है। तो ये महिलाओं के अंतर्गत जो नसबंदी है उसको कह रहे हैं ट्यूबेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहायक प्रजनन तकनीक यानी ART IVF में किसका स्थानांतरण किया जाता है, IVF में किसका स्थानांतरण किया जाता है। तो ध्यान रखना है, IVF में 8 ब्लास्टोमियर्स, 8 ब्लास्टोमियर्स का तो स्थानांतरण किया जाता है किसमें, फेलोपियन ट्यूब में। और 8 से अधिक ब्लास्टोमियर्स की स्टेज है तो उसका स्थानांतरण किया जाएगा किसमें, यूट्रस के अंतर्गत। तो इसको तो क्या कह रहे हैं, इंट्रा यूटेरियन ट्रांसफर कह रहे हैं इस टेक्निक को। और फेलोपियन में कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, जायगोट का कर रहे हैं। तो यानी कि ZIFT कह रहे हैं इसको। तो अब देखते हैं इसमें क्या पूछ रहा है, IVF में किसका स्थानांतरण सम्मिलित है, डिम्ब का डिम्ब वाहिनी में। तो डिम्ब का नहीं किया जाता है, जायगोट का किया जाता है, पहला ऑप्शन गलत है। 8 कोशिकीय चरण तक के भ्रूण का डिम्ब वाहिनी में, तो भ्रूण का 8 कोशिकीय चरण तक के भ्रूण का गर्भाशय में। तो देखो 8 तक का तो कर रहे हैं डिम्ब वाहिनी में, 8 से अधिक है तो उसका कर रहे हैं गर्भाशय में, जबकि 8 ही बता रहा है। तो ऑप्शन है सेकेंड, 8 कोशिकीय जो चरण है उसका कर रहे हैं अपन डिम्ब वाहिनी में, फेलोपियन ट्यूब में। 8 से अधिक है तब वो होगा किसमें, गर्भाशय में। तो इसको ध्यान रखना, इसको कहेंगे IUT, गर्भाशय में कर रहे हैं तो। और 16 कोरक खंड के भ्रूण का डिम्ब वाहिनी में, यदि 16 कोरक खंड का होगा तो भी डिम्ब वाहिनी में नहीं करेंगे और किस में करेंगे, गर्भाशय में ही करेंगे। और इसको भी क्या कहेंगे, IUT ही कहा जाएगा, जो कि अपन ने पहले क्वेश्चन चेक कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उलवेदन द्वारा विकासशील भ्रूण में निम्नलिखित में से किसका पता नहीं लगाया जा सकता। यानी कि जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है इसके द्वारा किस चीज का पता नहीं लगाया जा सकता है। तो एमनियोसेंटेसिस में क्या बताया था मैंने, जितने भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो क्लाइनफेल्टर एक डिसऑर्डर है, भ्रूण का लिंग, इसकी भी जांच हो जाती है एमनियोसेंटेसिस के द्वारा, लेकिन इसके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से। डाउन सिंड्रोम भी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। और पीलिया, तो पीलिया जो बीमारी है इसका पता अपन एमनियोसेंटेसिस के द्वारा नहीं लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, एक महिला में नैदानिक जांच की जाती है कि उसकी दोनों डिम्ब वाहिनियां अवरुद्ध है। यदि एक महिला की जांच करते हैं तो उसकी डिम्ब वाहिनियां जो दो है वो दोनों अवरुद्ध पाई जाती है, तो ART उसको गर्भ धारण करने में उसकी क्या मदद कर सकता है। यानी ART की कौन सी टेक्निक है जो उसको गर्भ धारण करवाने में मदद कर सकता है, तो वह है जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब। यानी कि अपन जायगोट का ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक दाता से दूसरी महिला के डिंब वाहिनी नलिका में एकत्रित डिंब का स्थानांतरण निम्नानुसार होता है। यानी डिंब का स्थानांतरण कहाँ किया जा रहा था? गेमेट, गेमेट यानी युग्मक किसको कह रहे हैं अपन? डिंब को। तो यानी कि गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, यदि अपन डिंब अंडाणु का स्थानांतरण कर रहे हैं तो उसको बोल रहे हैं गेमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो इसका आंसर होने वाला है GIFT। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेसेक्टोमी, शुक्र वाहिका उच्छेदन, ये क्या कार्य करता है? तो ये क्या यानी कि इस प्रक्रिया में क्या कर रहे हैं? जो वासा डिफरेंशिया है, इसमें क्या कर रहे हैं? वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया को काटा जाता है, शुक्र वाहिका को काटा जाता है, जिससे क्या होता है? जो शुक्राणु होते हैं वो वीर्य में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। वीर्य कब बनेगा? जो शुक्राशय है, शुक्राशय से क्या रिलीज होगा? शुक्रिय द्रव्य रिलीज होगा, शुक्रिय द्रव रिलीज होगा और उसके साथ में शुक्राणु मिलेंगे तब जाके और वो वीर्य कंप्लीट रूप से कहलाएगा। तो ये क्या करता है? शुक्राणुओं को वीर्य में प्रवेश करने से रोकता है, उस टेक्निक को करें वेसेक्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तांबे के आयनों का कॉपर निर्मुक्त करने वाली आईयूडी में कार्य है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर वापस। इसका है यानी कि शुक्राणुओं की गतिशीलता को कम कर देता है और शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता को भी कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है एक जोड़े के मामले में जहां पुरुष के शुक्राणु की संख्या बहुत कम है, विशेष ध्यान देना को, शुक्राणुओं की संख्या बहुत कम है तो निषेचन के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त होगी? जब शुक्राणुओं की संख्या कम होती है तब टेक्निक काम में लेनी है AI। AI का पूरा नाम है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंसेमिनेशन। इसको कह रहे हैं कृत्रिम गर्भाधान या वीर्यसेचन, वीर्यसेचन। तो जो पुरुष जिनके यानी कि शुक्राणु की संख्या कम है तो उनको जो डोनर मेल है उसके शुक्राणु लेके और जो फीमेल है उसकी वेजाइना में ट्रांसफर करवाना होगा। तो ऐसी टेक्निक को कह रहे हैं अपन AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन यानी कृत्रिम गर्भाधान या कृत्रिम वीर्यसेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतःपात्रे निषेचन यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें निम्नलिखित में से किसी एक का डिंब वाहिनी में स्थानांतरण शामिल है। डिंब वाहिनी यानी फेलोपियन नलिका में किसका स्थानांतरण किया जाता है? तो ध्यान रखना 8 ब्लास्टोमियर्स का। 8 से अधिक का करना है तो अपने को करना होगा गर्भाशय में। तो भ्रूण केवल 8 कोशिकीय चरण तक या फिर या तो युग्मनज या 8 कोशिकीय चरण तक का प्रारंभिक भ्रूण, तो जायगोट भी हो सकता हो या फिर 8 कोशिकीय का जो भ्रूण है वो भी हो सकता है। तो इसका आंसर है सेकंड। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। उलवेदन तकनीक निम्न अनुमेय उपयोग के लिए उपयोगी है। जो उलवेदन टेक्निक है, एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है, उसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो अजन्मे भ्रूण के लिंग का पता लगाने के लिए। यह भी सही है लेकिन कानूनी रूप से ये अपराध माना गया है। कृत्रिम गर्भाधान में नहीं है, AI होगा। प्रतिनियुक्त माता के गर्भाशय में भ्रूण का स्थानांतरण, ये भी नहीं है। किसी आनुवांशिक असामान्यता जेनेटिक जो डिसऑर्डर है उसका पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस टेक्निक काम में ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहेली एक मौखिक गर्भ निरोधक गोली है जिसका तोड़े कुप्रभाव के साथ बहुत अधिक गर्भ निरोधक मूल्य है। इसकी वजह क्या है? गर्भ निरोधक जो गोली है वो है सहेली। ये CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ से विकसित की गई गोली है जिसको सप्ताह में एक बार लिया जाता है।
तो विशेष ध्यान रखना ये ज़्यादा उपयोगी कैसे हैं, तो ये है इसके अंतर्गत सेंट क्रोमन होता है। ध्यान रखना जो दवाइयाँ होती है, जो टेबलेट्स होती है, इन गोलियों को यानी कि अलग अलग क्लासेज में रखा जाता है। तो उनमें से एक क्लासेज है वो है सेंट क्रोमन, जो क्या करती है गर्भाशय में जो रोपण की क्षमता है उसको कम कर देती है। तो ये एक सेंट क्रोमन होती है, गैर स्टेरॉइड गोली है, सप्ताह में एक बार ली जाती है इसको। तो और इसमें यानी कि जो हानिकारक प्रभाव है वो बहुत कम माने जाते हैं। सहेली कहाँ से विकसित की गई थी, बता दिया मैंने, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ से विकसित की गई है सहेली, जो एक साप्ताहिक गोली है। मासिक धर्म चक्र के किन दिनों में अंडोत्सर्ग की उम्मीद की जाती है। तो ध्यान रखना अपने को, जो मासिक धर्म चक्र है पहले चैप्टर में भी अपन जिक्र कर लिया है। तो अंडोत्सर्ग की घटना होती है 14वें दिन, 14वें दिन। तो 10वें से 30वें दिन, 1 से 10वें दिन नहीं, तो 10वें से 17वें दिन। जब अपन प्राकृतिक विधियां पढ़ते हैं, प्राकृतिक विधियों में आवधिक संयम विधि आती है, वो है अपने जो कि 10वें से 17वें दिन के मध्य यानी कि मैथुन क्रिया से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस पीरियड के दौरान अंडोत्सर्ग की घटना होती है, वो होती है 14वें दिन। तो यदि 10वें से लेकर 17वें दिन के बीच में मैथुन प्रक्रिया नहीं की जाएगी, सहवास प्रक्रिया नहीं की जाती है, तो वो जो महिला है वो गर्भधारण से बच सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायाफ्राम, गर्भाशय गिरवा और टोपी, गर्भाशय गिरवा टोपी और वाल्ट, तीन है डायाफ्राम, गर्भाशय गिरवा टोपी और वाल्ट। तो ये क्या है, महिलाओं के लिए उपयोग में लिया जाता है, पुरुषों के लिए लिया जाता है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए लिया जाता है, या इनमें से किसी के लिए नहीं लिया जाता है। तो केवल और केवल ये महिलाओं के लिए उपयोग में लिया जाता है। पुरुषों के लिए कौन उपयोग में लेते हैं, तो वह है कंडोम या निरोध। पुरुषों के लिए काम में लिया जाता है कंडोम या फिर निरोध, और ये एक ही बार उपयोग में आने वाले होते हैं। निरोध एक बार उपयोग किया जा सकता है इनका, जबकि जो डायाफ्राम, गर्भाशय गिरवा टोपी और वाल्ट होते हैं, इनका बार बार यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट है आईयूडी का पूर्ण रूप क्या है। तो आईयूडी का पूरा नाम है इंट्रा यूटेरियन डिवाइस, ऐसी डिवाइसेज जो कि गर्भाशय में स्थापित की जाती है। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, ऑप्शन नंबर जो 3 है वो इसका फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यौन संचारित रोग नहीं है। तो अपने इस चैप्टर में विशेष ध्यान रखना है, यौन संचारित रोगों का उदाहरण दिया हुआ है। तो विशेष ध्यान रखना अपने को, ऑब्जेक्टिव में आता है तब सबसे ज्यादा समस्या रहती है। यानी कि जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो अपने को सभी रोगों के नाम ध्यान रहने चाहिए। जैसे एड्स सबसे पॉपुलर रोग है जो यौन संबंध बनाने से फैलता है, ट्राइकोमिनियंता है, सिपेलिस है अपने कोर्स में, और ये मस्तिष्क शोथ, ये यौन संचार रोग नहीं है, एसटीडी नहीं है ये। तो अपने को एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं। जिप्ट के विषय में निम्नलिखित सभी कथन सही है लेकिन एक गलत है, तो वो कौन सा कथन है जो गलत है। जिप्ट यानी जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्यूब, तो यह युग्मनज अंतः डिम्ब वाहिनी स्थानांतरण है, सही है। युग्मनज को आईवीएफ के बाद डिम्ब वाहिनी में स्थानांतरित किया जाता है, यह भी सही है। 8 कोरक खंड तक के प्रारंभ भ्रूण को डिम्ब वाहिनी में स्थानांतरित किया जा सकता है, सही है। 8 से अधिक कोरक खंड वाले भ्रूण भी डिम्ब वाहिनी में स्थानांतरित किए जाते हैं,
तो ये डिंब वाहिनी में नहीं है और ये कहाँ पर होगा, ये होगा गर्भाशय के अंदर। तो गर्भाशय में स्थानांतरित करेंगे 8 से अधिक कोरक खंड वाला भ्रूण है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो वो है, यदि सहवास के कितने घंटे बाद गोलियां ली जाए जिससे कि वो प्रभावी हो। तो ध्यान रखना 72 घंटे के अंतर्गत अपने को गोलियां लेते हैं तो वो प्रभावी मानी जाएगी। यानी कि जो बलात्कार के केसेज है तो ऐसे केसेज में 72 घंटे के भीतर भीतर यदि उनको गोलियां दे दी जाती है तो यानी कि फिर वो गर्भधारण से बच सकते हैं। एमटीपी, एमटीपी का पूरा नाम है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसको कानूनी रूप कब दिया गया है, तो इसको कानूनी रूप दे दिया गया है 1971 में। ध्यान रखना है, यानी कि ये 12 सप्ताह तक सुरक्षित मानी जाती है। एमटीपी 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित मानी जाती है, यानी कि पहली जो तिमाही है उसमें एमटीपी करवाना सुरक्षित माना जाता है। भारत के अंतर्गत लगभग 45 से 50 लाख यानी कि 4.5 से 5 मिलियन हर साल एमटीपी करवाई जाती है। तो यानी कि ये एमटीपी क्या होती है, यानी कि यदि अपने को जो बच्चा बन रहा है वो बच्चे की डिलीवरी नहीं लेनी चाहते हैं तो उस समय अपन यानी कानूनी रूप है ये सरकार जो है इसको मान्यता दे रखी है। यानी कि ये किस केसेज में होता है, जब कोई बच्चा किसी भयंकर बीमारी से ग्रसित हो सकता है तो उसके अनुसार अपन डिलीवरी नहीं चाहते हैं, उस कंडीशन में अपन एमटीपी करवा सकते हैं। बलात्कार का केसेज हो गया, ऐसी कंडीशन में एमटीपी करवाई जा सकती है। तो इसको कानूनी रूप दे दिया गया है कब से, 1971 से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जन्म नियंत्रण का सबसे कम प्रभावी तरीका है। तो नसबंदी एक अच्छा तरीका है, गोलियां अच्छा तरीका है, आईयूडी अच्छा तरीका है, आवर्तन प्रणाली ये एक कम प्रभावी तरीका है क्योंकि इसमें संयम की जरूरत रखनी पड़ती है, तो ये कम प्रभावी तरीका माना गया है। तो ये आज की इस क्लास के टॉप जो 25 क्वेश्चंस है वो मैंने इन्वॉल्व किए हैं। इसी चैप्टर पे एक और आपको क्लास मिलेगी, उसमें मैं 25 क्वेश्चंस और लेके आऊँगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि इनसे अलग होंगे। तो आपको इस चैप्टर के मैं 50 MCQs सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आप इन क्लासेज को अधिक से अधिक देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और लक्ष्य क्लासेज के YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली जो क्लास है उसका आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्दी प्राप्त हो सके और आप सबसे जल्दी क्लास को वॉच कर सके। तो आप लक्ष्य क्लासेज के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको यहाँ जो क्लासेज अवेलेबल है, सभी सब्जेक्टों की क्लासेज चल रही है, वो सभी जो सब्जेक्ट है उनका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू।